हाय ऑल, कैसे हैं आप सब? आई होप दैट आप सब बहुत बढ़िया होंगे और बहुत मजे से अपनी लाइफ जी रहे होंगे और सब कुछ बहुत अच्छा खासा चल रहा होगा। अगर थोड़े बहुत अप्स एंड डाउन्स है तो दैट इज फाइन, है ना। लाइफ इज ऑल अबाउट अप्स एंड डाउन्स एंड रोलर कोस्टर में ही तो मजा आता है ना। सिंपल सी पटरी पे किसको जाने में मजा आता है? तो लाइफ शुड बी लाइक अ रोलर कोस्टर एंड इट इज लाइक अ रोलर कोस्टर, राइट। तो ये था थोड़ा बहुत ज्ञान और इसी ज्ञान के साथ मैं आप सबका वेलकम करती हूँ फिर से आपके अपने चैनल स्कॉट प्लस फाउंडेशन पे, जहाँ पे हम साथ में मिलकर पढ़ाई कर रहे हैं और हम काफ़ी सारी चीज़ें सीख रहे हैं, राइट। सो मैं हूँ प्रियंका, आपकी बायोलॉजी की एजुकेटर जो आपको बायो पढ़ने में हेल्प कर रही है। एंड यू नो दैट हम एक न्यू चैप्टर के साथ आगे बढ़ रहे हैं जिसमें बहुत लोगों को डाउट्स होते हैं। तो मैं बहुत हद तक ये कोशिश कर रही हूँ कि आपको चीज़ें समझ आ जाएं और आप जो है इस चैप्टर पे एकदम से मास्टरी हासिल कर लें, राइट। तो इसी पर्पस के साथ लेट्स जस्ट बिगिन एंड सी कि आज मैम आपके लिए क्या लेके आई हैं। ऑब्वियसली चैप्टर का ही कोई टॉपिक लेके आई होंगी क्योंकि चैप्टर तो हमारा वही चल रहा है। कौन सा चल रहा है जी? कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन चल रहा है और जिसमें हमने अब तक जो है थोड़ा बहुत देख लिया है कि हमारे बॉडी में क्या होता है, राइट। कब तक सिर्फ अपनी बात करते रहेंगे? थोड़ा बहुत प्लांट्स को भी देख लेना चाहिए, है ना। तो हम एंडोक्राइन सिस्टम को थोड़ी देर के लिए हॉल्ट पे डालेंगे, अपनी बात फिर से बाद में करेंगे। तब तक के लिए थोड़ा बहुत प्लांट्स को जान लेते हैं। तो आज हम जानेंगे कि जो प्लांट्स हैं बेटा, उनके अंदर मूवमेंट्स कैसी हो रही है, प्लांट की जो ग्रोथ्स है वो कैसे हो रही है। तो ऑब्वियसली जो प्लांट्स हमारे पास प्रेजेंट है, उन प्लांट्स में क्योंकि हमारे पास एकदम सिस्टम जो है अपने बॉडी में वैसा नहीं है, इतना कॉम्प्लेक्स सिस्टम अवेलेबल नहीं है, नर्वस सिस्टम एंडोक्राइन सिस्टम जैसा कुछ नहीं है, लेकिन ग्रोथ तो हो रही है क्योंकि लिविंग है वो भी, राइट। तो किसी ना किसी मीन्स से दे आर एबल टू सर्वाइव एंड वी आर गोइंग टू लर्न दैट ओनली। तो प्लांट्स में क्या होता है? मूवमेंट्स होती है ना। आपने देखा होगा प्लांट्स इधर से उधर मूव कर रहे हैं, झूम रहे हैं हवा में। ये वो झूमना नहीं है। प्लांट्स में किसी पर्टिकुलर स्टिमुलाई के लिए भी मूवमेंट होती है और कभी कभी जिधर से स्टिमुलस आ रहा है उधर ना मुड़ के ऑपोजिट तरफ होती है, ठीक है। तो ऐसा हो जाता है कि किधर स्टिमुलस है, राइट। स्टिमुलस के बेसिस पे जो प्लांट्स है बेटा वो अपने मूवमेंट शो करते हैं। इसके अलावा उनके अंदर भी कुछ हार्मोन्स होते हैं जिसके बेसिस पे उनकी जो ग्रोथ है वो होती है। तो आज हम यही दो चीजें देखने वाले हैं कि प्लांट मूवमेंट कैसे होती है, अपार्ट फ्रॉम दैट जो प्लांट में हार्मोनल कंट्रोल है वो कैसे चलता है, ठीक है। एंड इसके बाद हम वापस से अपनी बॉडी पे आ जाएंगे जिसमें हम अपनी बॉडी के हार्मोनल कंट्रोल को पढ़ने वाले हैं, राइट। तो स्टार्ट करते हैं अपने प्लांट मूवमेंट्स के साथ। और जब हम प्लांट मूवमेंट्स की बात कर रहे हैं, यहाँ ना वो मूवमेंट्स दो तरीके से होती है। एक वो मूवमेंट है कि जिधर से स्टिमुलाई आया है, ठीक है। ऐसा होता है ना कि ओहो कोई भाव दे रही है या कोई भाव दे रहा है तो हम उड़ते उड़ते चले जाते हैं, ओहो मुझे यहाँ से भाव मिल रहा है, राइट। तो जिधर से स्टिमुलस आ रहा है अगर उसी तरफ रिस्पॉन्स है, मतलब कि स्टिमुलस की डायरेक्शन में अगर रिस्पॉन्स है बेटा, तो उन मूवमेंट्स को हम स्पेसिफिकली ट्रोपिज्म कहते हैं या फिर इन्हीं को हम ट्रोपिक मूवमेंट्स भी कहते हैं। तो ट्रोपिज्म या फिर ट्रोपिक मूवमेंट्स जो हैं ये अपने प्लांट मूवमेंट्स हैं जिसके अंदर जिधर से इशारे मिल रहे हैं उधर को हम जा रहे हैं। मतलब कि जिधर से हमें स्टिमुलस मिल रहा है उसी तरफ उसी दिशा में बेटा हमारा जो रिस्पॉन्स है वो डिटरमाइन होता है, हमारा नहीं प्लांट्स का, ठीक है। और क्योंकि ऑब्वियसली डायरेक्शन वही सेम है तो इस पर्टिकुलर मूवमेंट को हम डायरेक्शनल मूवमेंट भी कहते हैं, ठीक है। क्या कहते हैं? डायरेक्शनल मूवमेंट। तो ये तो बात हो गई कि भाई किधर से रिस्पॉन्स आया, किधर से स्टिमुलस आया, किधर हमने रिस्पॉन्स दिया एंड अल्टीमेटली क्या चीज हुई। अब ऐसा है कि बच्चे बोलेंगे मैम हमेशा ऐसा नहीं होता कि जिधर से इशारे मिल रहे हैं हम उधर ही अपना मूवमेंट करें। बहुत बार इशारे मिल रहे हैं लेकिन हमको पता है भाई हम बहुत ज्यादा फोकस्ड हैं, हम अपनी चीजें सही से करने वाले हैं, तो हमें भले ही किधर से भी स्टिमुलस मिले हम तो अपना काम अपने हिसाब से करते हैं, है ना। तो क्या इस चीज को कंसिडर किया जाएगा? बिल्कुल किया जाएगा भाई, क्यों ना किया जाए। अगर तुम फोकस्ड हो अपने काम में, तुम्हारा अपना एक लक्ष्य है और तुम उधर चलना चाहते हो तो क्यों नहीं किया जाएगा। तो सेम वे बेटा जी प्लांट्स में जिधर से तो स्टिमुलस है, जो डायरेक्शन ऑफ स्टिमुलस है, अगर रिस्पॉन्स उस तरफ है तो उसे हम पॉजिटिव ट्रोपिज्म कहेंगे। मतलब कि जो रिस्पॉन्स है
जो रिस्पॉन्स है वो अपने स्टिमुलस की तरफ है, राइट? तो वो कहलाएगा अपना पॉजिटिव ट्रोपिज्म। और जे अगर जो रिस्पॉन्स है वो स्टिमुलस की ऑपोजिट डायरेक्शन में है, उधर ना देख के प्लांट इधर मूव करेगा, तो वो कहलाएगा नेगेटिव ट्रोपिज्म। ठीक है, सो रिस्पॉन्स अवे फ्रॉम स्टिमुलस। तो ये हो गई जी अपनी सिंपल सी बात कि अपना जो ट्रोपिक मूवमेंट है वो कैसे कैसे हो रहा है। तो ट्रोपिक मूवमेंट में बेटा यही चीज होनी है, अगर रिस्पॉन्स जो है स्टिमुलस की तरफ है तो पॉजिटिव होगा, अगर ऑपोजिट है तो नेगेटिव होगा, बेस्ड ऑन द सेम कंसेप्ट। इसी कंसेप्ट के बेसिस पे हमारे पास अलग अलग तरीके के ट्रोपिक मूवमेंट्स हैं या फिर ट्रोपिज्म है। ठीक है, अब यहां पे ना हम ज्यादा दिमाग नहीं लगाएंगे, मतलब दिमाग तो ऑब्वियसली आपको लगाना है, और क्या दिमाग लगाना है? ट्रोपिज्म का मतलब हम सबको पता है, अब उसके आगे जो जो वर्ड लगा हुआ है, फोटो, जियो, कीमो, हाइड्रो या थिग्मो, इस बेसिस पे हमने अब क्या करना है, इन वर्ड्स का मीनिंग जानना है, और जब मीनिंग पता लग जाएगा अल्टीमेटली डेफिनेशन फॉर्म हो जाएगी। ठीक है, तो यहां देखो, जब हम बात कर रहे हैं फोटोट्रोपिज्म की, फोटो से हमने क्या सीखा था? हमने सीखा था कि ये बेटा लाइट होती है, और लाइट में भी कौन सी लाइट? सनलाइट होती है। बायो में हमेशा हम सूरज दादा को याद करते हैं, राइट? हम यहाँ पे हमेशा नेचुरल सोर्स ऑफ लाइट के साथ जाते हैं, तो इसीलिए सनलाइट की बेटा बात करेंगे। जियो, जियो से ज्योग्राफी याद करो, ज्योग्राफी में किसके बारे में पढ़ते हो? अर्थ के बारे में पढ़ते हो, है ना? तो अर्थ, ग्रेविटी की जब बात हो रही है अपनी, राइट, वहां पे आ जाता है जियोट्रोपिज्म। देन आता है कीमो। कीमो क्या है जी? कीमो है अपना केमिकल। तो जब हम केमिकल्स की बात करेंगे तब हम कीमोट्रोपिज्म को स्टडी में लेके आएंगे। ठीक है, देन अपने पास है हाइड्रो। हाइड्रो तो भाई सबको पता होना चाहिए, केमिस्ट्री में भी पढ़ा है, और अगर आपने लाइफ प्रोसेसेस ध्यान से देखा है तो आपको पता होगा कि वहां पे भी हमने हाइड्रो से कुछ तो पढ़ा था। हमने पढ़ा था हाइड्रोलिसिस, जिसमें हमने देखा था कि हाइड्रो का जो बेटा मतलब होता है वो होता है वाटर। वाटर जब है तो हम कहते हैं हाइड्रोट्रोपिज्म हो रही है। देखते चलेंगे कि क्या क्या हो रहा है इन अलग अलग ट्रोपिज्म में। उससे पहले शब्दों से ना उनके मतलब को जान लेते हैं, और मतलब जान लेंगे तो आधी चीजें तो आपके दिमाग में ऑलरेडी आ गई होंगी अब तक की। ठीक है, अगर ये फोटोट्रोपिज्म है मतलब लाइट की वजह से ट्रोपिज्म हो रही है, तो स्टिमुलस कौन हो जाएगा? लाइट हो जाएगा। जियो वाले में ग्रेविटी हो जाएगा स्टिमुलस, यहाँ पे वाटर है, यहाँ केमिकल है, एंड लास्टली थिग्मो जो है, थिग्मो बेटा टच होता है, राइट? सो जब टच के बेसिस पे रिस्पॉन्स आएगा, टच जो स्टिमुलस का काम करेगा, उसके लिए जो प्लांट अपना रिएक्शन देगा वो थिग्मोट्रोपिज्म में आ जाएगा। तो इतना मीनिंग सबको आई होप दैट क्लियर हो गया होगा। अब एक एक करके एक एक को डिटेल में पढ़ते चलेंगे। ठीक है, तो स्टार्ट करेंगे सबसे पहले अपने फोटोट्रोपिज्म के साथ। तो अब तक हम सबने मैम दिमाग लगा लिया है कि फोटो का क्या मतलब होता है, ट्रोपिज्म का क्या मतलब होता है, बस डेफिनेशन लिखते जाएंगे, क्योंकि मतलब पता होना तो इनफ नहीं है। पढ़ना समझना ये दो चीजें इंपॉर्टेंट है, बट इसके साथ साथ जो स्टूडेंट लाइफ में सबसे इंपॉर्टेंट है वो है एग्जीक्यूशन, राइट? यू शुड नेवर एवर अंडर एस्टिमेट एग्जीक्यूशन। ऐसा कतई मत सोच लेना कि चलो इतना तो कर लिया ना, बुद्धि में है तो बात खत्म। बेटा बुद्धि में है तो बहुत अच्छी बात है, ऑब्वियसली लाइफ में इससे आपको ही फायदा होगा जब आपको सारी चीजें पता होगी अपने आसपास की। लेकिन ये बात आपको अपने टीचर तक पहुंचानी है। कब? जब एग्जाम होंगे, है ना? तो जब एग्जाम होंगे तो वो चीजें लिखनी तो पड़ेंगी ना। तो एग्जीक्यूशन इज इंपॉर्टेंट, और एग्जीक्यूशन के लिए डेफिनेशन इज इंपॉर्टेंट। और ऐसा नहीं है कि डेफिनेशन हमने रटना है, कोई चीज रटनी नहीं है। रट्टाफिकेशन तो हमने छोड़ दिया भाई, क्योंकि हमें पता लग गया है कि शब्दों को देख के हमें मीनिंग पता लग जाएगा, और मीनिंग पता लग गया तो अल्टीमेटली डेफिनेशन तो खुद फॉर्म हो जानी है। ठीक है, तो चलो जी साथ में मिलकर डेफिनेशन फॉर्म करते हैं एक एक चीज की, स्टार्टिंग विद द फोटोट्रोपिज्म फर्स्ट। तो अगर मैं बोलूं कि भाई फोटो लाइट है, तो जब इसकी डेफिनेशन करेंगे, जब डेफिनेशन लिखेंगे तो हम क्या लिखेंगे? हम ये लिखेंगे कि इट इज द ट्रोपिक मूवमेंट, लिखेंगे भाई इट इज द ट्रोपिक मूवमेंट in which
डायरेक्शन ऑफ, अब देखो इतना तो पता है कि ट्रॉपिक मूवमेंट में डायरेक्शन ऑफ स्टिमुलस डायरेक्शन ऑफ रिस्पॉन्स बताएगा, राइट? तो यहाँ स्टिमुलस क्या है अपना? लाइट। तो डायरेक्शन ऑफ लाइट लिखेंगे हम यहाँ पे, डायरेक्शन ऑफ लाइट, चाहो तो ब्रैकेट में स्टिमुलस भी लिख दो, ठीक है? यहाँ पे स्टिमुलस भी लिख दो ताकि टीचर को पता लग जाए कि हाँ बच्चे को मालूम है कि जो लाइट है यहाँ स्टिमुलस का काम कर रहा है, ठीक है? सो इन विच डायरेक्शन ऑफ लाइट governs ग्रोथ या फिर रिस्पॉन्स, ग्रोथ या फिर रिस्पॉन्स ऑफ द ऑब्वियसली प्लांट। यहाँ हम जब प्लांट्स की बात कर रहे हैं तो रिस्पॉन्स भी तो प्लांट का ही होगा ना, हमारा थोड़ी ना होगा भाई, क्या सिंपल सी बात है। तो बेटा ये हो जाएगा अपना डेफिनेशन, और यही सेम डेफिनेशन तुमने आगे भी चेपना है, बस एक ही चीज डिफर होगी, वो है स्टिमुलस। यहाँ फोटोट्रोपिज्म था इसीलिए स्टिमुलस लाइट है, जियोट्रोपिज्म में तुमने ग्रेविटी लिख देना है, हाइड्रो में तुमने वाटर लिख देना है, नंबर पूरे पूरे आ जाएंगे, ठीक है? तो यही एक ट्रिक है जो तुमने फॉलो करनी है और नंबर पूरे पूरे लाने। एग्जीक्यूशन हम ऐसे ही करते चलेंगे। अब इस एग्जीक्यूशन के साथ दो और चीजें बची हुई है, दैट इज द पॉजिटिव फोटोट्रोपिज्म एंड अगला है बेटा नेगेटिव फोटोट्रोपिज्म। तो इतना तो पता है कि पॉजिटिव में जो रिस्पॉन्स है वो स्टिमुलस की डायरेक्शन में होगा और दूसरे में ऑपोजिट होगा। तो मैम फोटोट्रोपिज्म कहाँ हो रहा है, कहाँ देखने को मिलेगा? तो बेटा फोटोट्रोपिज्म आपको बहुत कॉमनली देखने को मिलेगा जब हम बात करते हैं स्टेम के ग्रोथ की, राइट? जो अपना ग्रोथ ऑफ स्टेम होता है, ठीक है, ग्रोथ कह लो या फिर मूवमेंट ऑफ स्टेम होती है ना, वो देखो कभी जमीन के अंदर नहीं गया होगा आज तक। अगर पौधे कभी ऑब्जर्व किए हो तो किसी ने कभी देखा है कि जो पेड़ का तना वाला होता है, जो स्टेम पोर्शन होता है, वो जमीन के अंदर जा रहा है और जड़ें बाहर की तरफ उग रही हैं? नहीं ना, सबने यही देखा है कि जड़ें अंदर होती हैं, जड़ें अंदर की तरफ जाती हैं और जो तना वाला पोर्शन जो स्टेम है वो ऊपर जा रहा है, राइट? तो स्टेम ऊपर ही क्यों जा रहा है, जड़ नीचे ही क्यों जा रहा है? ऐसा क्यों नहीं है कि जो स्टेम वाला पोर्शन है, जो पत्ते हैं, जो फूल है या फिर जो फ्रूट्स हैं, वो जमीन के अंदर आ रहे हो? ऐसा नहीं होता ना। तो क्यों नहीं होता? क्योंकि जो स्टेम वाला पोर्शन है वो फोटोट्रोपिक होता है, वो लाइट जब उसको दिखती है तो वो लाइट के डायरेक्शन में ग्रो करता है, राइट? तो ये जो बेटा ग्रोथ या फिर मूवमेंट है किसकी? स्टेम की, एक प्लांट में उसकी स्टेम की, वो फोटोट्रोपिक है, ठीक है, फोटोट्रोपिक है। अब इसमें भी एक चीज है, ये जा तो सूरज की तरफ रहा है ना, यहाँ पे अगर हम इस कंडीशन की बात कर रहे हैं, थोड़ा और अच्छे से बात करेंगे, क्या बात करेंगे? यहाँ पे ये जो बेटा सन है ये किसका काम कर रहा है? स्टिमुलस का काम कर रहा है ना? ये ट्रिगर कर रहा है प्लांट की मूवमेंट को और प्लांट उधर मूव कर रहा है ना? तो स्टिमुलस के डायरेक्शन में रिस्पॉन्स है, जब स्टिमुलस के डायरेक्शन में रिस्पॉन्स है तो ये पॉजिटिव होगा या नेगेटिव? ये होगा पॉजिटिव। तो यहाँ पे एक और वर्ड हम ऐड करेंगे, क्या ऐड करेंगे? यहाँ ऐड करेंगे कि ग्रोथ या मूवमेंट है जो स्टेम की, वो पॉजिटिव फोटोट्रोपिज्म है। तो यहाँ पे फोटोट्रोपिक को थोड़ा सा चेंज करके पॉजिटिव फोटोट्रोपिज्म लिख देते हैं। आई होप दैट अब यहाँ पे सबको कंसेप्ट क्लियर हो गया होगा कि जब हम फोटोट्रोपिज्म की बात कर रहे हैं या फिर जब हम पॉजिटिव की बात कर रहे हैं तो क्या हो रहा है। अब यहाँ पे तुमने पॉजिटिव का तो देख लिया जी एग्जाम्पल, नेगेटिव का एग्जाम्पल क्या है? नेगेटिव है बेटा रूट। अब यहाँ पे अंदर जो रूट है, ठीक है, ये जो रूट है ये अवे फ्रॉम सन जा रहा है, जड़ भी तो सूरज की तरफ नहीं जा रहा ना, ये ऑपोजिट जा रहा है सन के डायरेक्शन से। तो यहाँ पे रूट का जो रिस्पॉन्स है इट इज अवे फ्रॉम द स्टिमुलस, सूरज की उल्टी दिशा में है, जिस वजह से जो रूट्स जो हैं ये क्या शो करेंगे? दे विल शो नेगेटिव फोटोट्रोपिज्म, ठीक है, नेगेटिव फोटोट्रोपिज्म, राइट? तो यहाँ पे बेटा ये दो चीजें हो गई अपने फोटोट्रोपिज्म की एग्जाम्पल। और यहाँ पे अगर हम लिखना चाहें तो यहाँ पे हम सिंपली एग्जाम्पल के तौर पर
कोई और कलर लेते हैं सुंदर सा बढ़िया सा, ताकि अच्छा लगे दिखने में। यस, तो गिन चुन के हमें सफेद मिला है। एग्जाम्पल में बेटा हम लिख देंगे मूवमेंट ऑफ स्टेम, ठीक है, मूवमेंट ऑफ स्टेम, राइट, इन द डायरेक्शन ऑफ सन। और यहां पे बेटा एग्जाम्पल आ जाएगा मूवमेंट या फिर ग्रोथ ऑफ रूट, ठीक है जी। तो स्टेम कहां जा रहा है? टुवर्ड्स सनलाइट, और सनलाइट यहाँ पे स्टिमुलस है, ये हमें ऑलरेडी पता है। और यहाँ पे जा रहा है अवे फ्रॉम सनलाइट। तो देखो ऐसा सा सिंपल सा भाई फंडा है अपना, सिंपल वे में पढ़ते जाएंगे, समझते जाएंगे और आगे चलते जाएंगे। तो आई होप दैट यहाँ पे फोटोट्रोपिज्म सबको क्लियर हो गया होगा। अगर हो गया है तो हम आगे चलते हैं, और नहीं हुआ है तो आप अपने डाउट्स बिल्कुल से कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। वी विल ट्राई टू केटर टू ऑल दोज डाउट्स, ठीक है। चलो जी, अब चलते हैं आगे और देखते हैं जियोट्रोपिज्म। तो स्टार्ट किया हमने जियोट्रोपिज्म से। अगर आपको याद हो, अब से 2 स्लाइड पहले हमने ये डिस्कस किया था कि जियोट्रोपिज्म भैया होती क्या है। तो जियो से हमने भाई वर्ड डिराइव किया था ग्रेविटी। तो ऑब्वियसली यहां पे जो मूवमेंट होगी, मूवमेंट ऑफ प्लांट पार्ट टुवर्ड्स अर्थ सरफेस, क्योंकि अर्थ के सरफेस के अंदर ही तो अपना ग्रेविटी काम कर रहा है। तो अर्थ सरफेस कह लो या फिर ग्रेविटी कह लो। जब ऐसा होगा तो जियोट्रोपिज्म होगी, तब जियोट्रोपिज्म होगी। एंड ऑब्वियसली अगर तो ग्रेविटी की तरफ गया तो वो पॉजिटिव होगा, जो नहीं गया तो वो नेगेटिव होगा। अब इसके लिए भी एग्जाम्पल तो बनता है। एग्जाम्पल तो हम हर सीन में देख रहे हैं ना, तो एग्जाम्पल के लिए फिर से पौधे को ही उठाएंगे, क्योंकि भाई बात यहाँ पौधों की हो रही है। अब इंसानों को ला देंगे कि भाई तुम्हारी जो पैर है वो अर्थ की तरफ जाने चाहिए, या तुम्हारा सर जो है वो सन की तरफ जाना चाहिए, तो कोई तुक नहीं बनता, ठीक है। क्योंकि यहाँ बात प्लांट मूवमेंट्स की हो रही है, तो हम प्लांट की पार्ट्स की बात करेंगे। अब प्लांट्स के पार्ट में सेम एग्जाम्पल उठा लो तुम अपना रूट शूट का। रूट देखा था हमने पिछले एग्जाम्पल में कि वो जमीन में जा रहा था, तो जमीन में ही तो ग्रेविटी है, राइट। तो ये जो रूट है, इस रूट की जो मूवमेंट है, रूट्स ग्रोथ इज टुवर्ड्स अर्थ सरफेस, राइट। और जो ऐसा है तो इसकी वजह से क्या हो गया, देयरफॉर ये जो रूट है, रूट बेटा पॉजिटिव जियोट्रोपिज्म शो करेगा। वेरी सिंपल, ठीक है। इस वजह से ये पॉजिटिव जियोट्रोपिज्म जो है शो करेगा। अब स्टेम भैया जो है, इनको तो भाई सनलाइट से प्यार है, सनलाइट की तरफ जा रहे थे पीछे पीछे, है ना। तो ये तो ग्रेविटी की तरफ जा नहीं रहे, ग्रेविटी से ऑपोजिट जा रहे हैं। तो जब ऑपोजिट जा रहे हैं तो ये पॉजिटिव कैसे हो सकते हैं? इनका रिस्पॉन्स तो नेगेटिव हुआ ना, कि मुझको भाव नहीं पड़ता, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता भाई ग्रेविटी क्या बोल रही है, मैंने तो भाई अपने सन के पास जाना है जो ऊपर की तरफ है ना। तो ये क्योंकि सन की तरफ जा रहा है, तो बेटा यहाँ पे जो स्टेम की जो अपनी मूवमेंट है, राइट, स्टेम की जो मूवमेंट है ये क्या है, अवे फ्रॉम ग्रेविटी है। तो देयरफॉर इसने क्या किया, इसने शो कर दिया नेगेटिव जियोट्रोपिज्म। क्या शो कर दिया, नेगेटिव जियोट्रोपिज्म, ठीक है। तो ये हो गई बेटा जी अपनी बात, जब हम बात कर रहे हैं जियोट्रोपिज्म की। और सेम वे यही एग्जाम्पल यहाँ पे हम लिख देंगे, पेस्ट कर देंगे, ताकि चीजें क्लियर होती जाए, राइट। तो यहाँ पे पॉजिटिव जियोट्रोपिज्म में क्या आ जाएगा, यहाँ पे अपना एग्जाम्पल आ जाएगा ग्रोथ ऑफ रूट, ठीक है। रूट कहाँ हो रहा था, टुवर्ड्स ग्रेविटी, राइट, ग्रेविटी या अर्थ का सरफेस जो कि इसके लिए काम कर रहा है स्टिमुलस का, ठीक है। एंड वहीं पे जब हम इसका नेगेटिव साइड देखेंगे तो नेगेटिव में अपने पास यहाँ पे स्टेम जो है वो आ जाएगा, ठीक है। तो क्या लिख देंगे हम, ग्रोथ ऑफ स्टेम
अवे फ्रॉम ग्रेविटी। ऑब्वियसली वो सूरज दादा के पास जा रहे हैं, तो ग्रेविटी यहाँ पे भी क्या थी अपनी, स्टिमुलस। देयरफॉर ये जो है ये नेगेटिव जियोट्रोपिज्म का एग्जाम्पल हो जाएगा। ठीक है, बस यही चीज है, देखो सेम ही कंसेप्ट हर जगह लगाना है। तो जियोट्रोपिज्म और फोटोट्रोपिज्म जो है बेटा वो हमेशा एक दूसरे के ऑपोजिट ही, राइट। फोटोट्रोपिज्म टुवर्ड्स द सनलाइट, जियोट्रोपिज्म टुवर्ड्स द अर्थ सरफेस। बस इतना सा फंडा याद रखना है। अल्टीमेटली ये पूरा का पूरा जो सिस्टम है ये आपको अपने आप क्लियर हो जाएगा। आई होप दैट यहां तक सबको सब कुछ क्लियर होगा। अब चलते हैं आगे और देखते हैं कि जब हम बात करते हैं हाइड्रोट्रोपिज्म, उससे पहले अपने पास कीमो भी है। चलते हैं आगे और देखते हैं कि जब हम बात करते हैं कीमोट्रोपिज्म की तब क्या होता है। ठीक है, तो जब हम कीमोट्रोपिज्म की बात कर रहे हैं तो मैम हमने दिमाग पहले ही लगा लिया था। आपने हमें बताया था कि जब कीमो है तो केमिकल है, तो ऑब्वियसली यहाँ पे डेफिनेशन किसकी आ जाएगी, सारी की सारी जो डेफिनेशन है अपने केमिकल्स की आएगी। यहाँ पे वार्तालाप करेंगे हम केमिकल्स के बारे में, केमिकल्स की चर्चा होगी। ठीक है, तो जब हम केमिकल्स की बात कर रहे हैं बेटा, तो केमिकल्स के केस में ऑब्वियसली डेफिनेशन क्या बन जाएगा यहाँ पे, मूवमेंट और ग्रोथ ऑफ द प्लांट पार्ट्स टुवर्ड्स द केमिकल सब्सटेंसेस। जहां प्लांट में कोई केमिकल सिक्रीट हुआ है तो ऑब्वियस सी बात है वो स्टिमुलस का काम करेगी, वो जो केमिकल है वो स्टिमुलस रहेगा, और उस तरफ अगर रिस्पॉन्स है तो वो जो प्लांट है वो कीमोट्रोपिज्म शो कर रहा है। तो इसको लिखेंगे कैसे, तो इसको जैसे अब तक सब कुछ लिखा है वैसे लिखेंगे। तो यहाँ पे डेफिनेशन क्या बन जाएगी, यहाँ डेफिनेशन बनेगी मूवमेंट और ग्रोथ, ठीक है, ऑफ क्या, प्लांट या फिर प्लांट पार्ट टुवर्ड्स the chemicals, right? It will be called as the chemotropism, है ना। और वही चीज है, अगर तो केमिकल्स की तरफ हुई तो वो पॉजिटिव कीमोट्रोपिज्म हो जाएगा, अगर वो अपने केमिकल्स के ऑपोजिट हुआ तो वो नेगेटिव कीमोट्रोपिज्म हो जाएगा, है ना। तो यहाँ पे जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, ये चीजें तो याद हो जाएंगी, अब सबको याद हो गया कि हमने डेफिनेशन कैसे फॉर्म करना है, ये तो सबको याद हो जाएगा। यहाँ पे बेटा मेन चीज आती है याद करने वाली, एग्जाम्पल्स, राइट। तो पॉजिटिव जब हम बात कर रहे हैं तो ऑब्वियसली स्टिमुलस की डायरेक्शन में होगा, नेगेटिव है तो अवे होगा। लेकिन क्या यहाँ पे कीमोट्रोपिज्म शो कर रहा है, प्लांट में हमें कीमोट्रोपिज्म कहाँ देखने को मिलेगा, तो बेटा प्लांट में हमें कीमोट्रोपिज्म देखने को मिलता है जब हम बात करते हैं प्लांट्स में फर्टिलाइजेशन की। अब इतना तो आप सबको पता है कि प्लांट में होती है पॉलिनेशन, और उस पॉलिनेशन के बाद जो पॉलन ग्रेन्स होते हैं वो लैंड कर जाते हैं स्टिग्मा की सरफेस पे, है ना, टॉप पे लैंड कर गए। अब इन्हें रहना तो स्टिग्मा पे नहीं है ना, इन्हें जाना होता है ओव्यूल तक, बट इनको रास्ता कौन बताएगा। हमारी तरह तो ऐसा नहीं है ना कि जगह जगह पे बोर्ड्स लगे हुए हैं कि ठीक है जी दिल्ली यहाँ से इतना दूर है, यहाँ से मुंबई इतना दूर है, यहाँ से आप ये डायरेक्शन लेंगे तो आप चले जाएंगे। इसके पास तो जीपीएस सिस्टम नहीं है, इसके पास गूगल मैप्स नहीं है, राइट। तो इसको कैसे पता लग रहा है, तो इसको पता लगता है कुछ केमिकल्स जो कि ओव्यूल ने सिक्रीट किए हैं। तो ओव्यूल भी स्मार्ट है, जब इसको पता लगा हाँ यहाँ पॉलन आ गया है तो भाई उसको मुझे अपने घर का रास्ता बताना है, तो यहाँ पे ओव्यूल कुछ केमिकल्स जो है वो सिक्रीट करता है, थोड़े शुगरी सब्सटेंसेस होते हैं वो शुगर वाले, एंड देन उसकी खुशबू से उसका पीछा करते करते ये पॉलन ग्रेन यहाँ आ जाते हैं, एंड अल्टीमेटली उन्हें एग सेल मिल जाता है, फर्टिलाइजेशन हो जाती है और जाइगोट फॉर्मेशन होती है। ठीक है, तो इस एग्जाम्पल को कैसे हम याद रखेंगे, इस एग्जाम्पल को आप सिंपली लिख सकते हैं, growth of pollen tube towards chemicals। ठीक है, और केमिकल्स में क्या हो रहा है बेटा, जनरली शुगर वाले सब्सटेंस है, शुगरी सब्सटेंसेस, ठीक है, किसने सिक्रीट किए हैं, सिक्रीटेड बाय अपने जो ओव्यूल है। ठीक है, तो जो ओव्यूल ने सिक्रीट किए हैं उसकी तरफ जब मूवमेंट होगी अपने पॉलन ट्यूब की तो ये कहला देगा अपना कीमोट्रोपिज्म में भी पॉजिटिव कीमोट्रोपिज्म। एंड ऑब्वियस सी बात है अगर तो इसका ऑपोजिट होगा तो वो नेगेटिव होगा, राइट। इस केस में नेगेटिव के लिए हमारे पास अगर हम बात करें तो इसमें
रिस्पॉन्स जो है वो अवे फ्रॉम केमिकल्स होगा। वेरी सिंपल, इतना हम सबको पता है, ज्यादा दिमाग लगाना ही नहीं है हमने, है ना। तो दिस इज समथिंग जो हम सबको यहाँ पे पता है। तो ये हो गई बेटा बात अपने पास कीमोट्रोपिज्म की। अब चलते हैं आगे और देखते हैं कि हमारे पास आगे क्या है। तो आगे है हमारे पास हाइड्रोट्रोपिज्म, राइट। हाइड्रोट्रोपिज्म हमें पता है मैम, हमने याद कर लिया, अब तक हमारा दिमाग चल रहा है एकदम से, वर्ड देखते ही हमें मतलब क्लियर हो रहे हैं। तो जब हम हाइड्रोट्रोपिज्म की बात कर रहे हैं मैम, तो आई नो दैट इट इज वाटर। तो इफ यू नो इट इज वेरी वेरी गुड, बहुत बड़ी शाबाशी आप सबको, क्योंकि अगर आपको ये सारी चीजें अब तक समझ आ रही हैं एंड यू आर गेटिंग टू नो कि एग्जैक्टली ये चीजें हैं क्या। तो अगेन डेफिनेशन की हम बात करेंगे तो यहाँ पे क्या होगा, सेम डेफिनेशन हमने लिख देनी है, मूवमेंट ऑफ प्लांट पार्ट टुवर्ड्स वाटर। और वाटर क्या है हमारा, वाटर है हमारा स्टिम्युलस। वेरी सिंपल, है ना। यहां तक जो है डेफिनेशन इज क्लियर। अब यहाँ पे भी जब हम बात करते हैं अपने एग्जाम्पल की, तो वही शूट एंड रूट जो है बेटा काम में आते हैं, क्योंकि यहाँ पे जो रूट्स होते हैं, जो प्लांट्स में रूट्स है ना, ये रूट्स जो है बेटा ये हमेशा पानी की तरफ ही जाएंगे। हमें सबको पता है ना कि जो रूट्स होते हैं वही पानी एब्जॉर्ब करते हैं, तो ऑब्वियसली रूट हमेशा उसी दिशा में जाएंगे। देखो यहाँ एक एक्सपेरिमेंटल सेटअप है कि नीचे की तरफ जब पानी था तो रूट ने नीचे ग्रो किया, राइट। एंड जो दूसरा वाला हमारे पास है, यहाँ पे देखो हमने साइड में पानी रख दिया, इंस्टेड ऑफ नीचे हमने साइड में रखा है। तो उस रूट ने अपना जो डायरेक्शन है वो चेंज किया एंड इट स्टार्टेड टू मूव टुवर्ड्स वाटर। तो क्योंकि वाटर यहाँ स्टिमुलाई है और रूट उसके पीछे पीछे जा रहा है, तो रूट का जो रिस्पॉन्स है, राइट, रूट्स जो हैं बेटा दे आर पॉजिटिव, दे आर शोइंग पॉजिटिव हाइड्रोट्रोपिज्म, राइट। वो पॉजिटिव हाइड्रोट्रोपिज्म शो कर रहे हैं और पानी की तरफ अपनी ग्रोथ दिखा रहे हैं। और वहीं अगर हम स्टेम की बात करेंगे तो ऑब्वियसली इसका पानी से कोई लेना देना नहीं है, रूट्स ही तो इसको पानी पहुंचा रहा है, इसका काम अपना खाना बनाने का है। तो जो स्टेम हो जाएंगे, जो अपने पास बेटा ये स्टेम है, स्टेम जो है ये नेगेटिव हाइड्रोट्रोपिज्म शो करेंगे, ठीक है। तो ये नेगेटिव हाइड्रोट्रोपिज्म शो करेंगे एंड इसके एग्जाम्पल बन जाएंगे। तो अगर हम रूट शूट की बात करें, एक बार ना इन सबको कंपेयर करेंगे कि कहाँ पे ये चीज देखने को मिल रही है, उससे पहले हम यहाँ पे जरा इसके एग्जाम्पल लिख देते हैं। पॉजिटिव हाइड्रोट्रोपिज्म में एग्जाम्पल किसका आ जाएगा, इसमें आ जाएगा मूवमेंट की जगह ना ग्रोथ ज्यादा अच्छा वर्ड लग रहा है ना, ग्रोथ लिखते हैं यहाँ पे, ग्रोथ ऑफ रूट्स टुवर्ड्स वाटर। भाई हम भी तो पानी की तरफ ही जाते रहते हैं, है ना। वाटर है तो वो इसीलिए पॉजिटिव है। और अगर हम एग्जाम्पल की बात कर रहे हैं नेगेटिव वाले में, नेगेटिव में तो वही जो अपने स्टेम जी हैं वो आ जाएंगे, ठीक है। तो यहाँ ग्रोथ ऑफ स्टेम अवे फ्रॉम वाटर, एज सिंपल एज दैट। अब तो मतलब ऐसा ही हो गया है कि जो चीजें पढ़ी हैं उसको अप्लाई करते जाइए, है ना। जो मतलब क्लियर हो चुका है उसको सिंपली अप्लाई करना है, और आधी चीजें तो भाई हमारा क्लियर है, आधा रास्ता हमने तय कर लिया इतना पढ़ के। अब चलते हैं आगे और देखते हैं कि लास्ट टाइप ऑफ जो हमारे पास ट्रोपिक मूवमेंट है वो क्या है। तो जब हमने पानी, खाना, सूरज, ग्रेविटी सबकी बात कर ली, तो टच को कैसे भूल सकते हैं, है ना। तो जो टच के बेसिस पे अपनी ट्रोपिज्म आ रही है उन्हें हम थिग्मोट्रोपिज्म कह रहे हैं, या फिर टच के बेसिस पे जो अपनी ट्रोपिक मूवमेंट हो रही है वो कह रहे हैं। तो डेफिनेशन हर बार की तरह यहां पे भी हम लिख सकते हैं, दैट इज मूवमेंट, राइट, मूवमेंट ऑफ प्लांट पार्ट। ऑब्वियसली प्लांट का पार्ट जा रहा है ना, किधर जाएगा बेटा, टुवर्ड्स द टच,
ठीक है, जो टच अपना स्टिमुलाई है, अगर ऐसा हो रहा है तो दैट विल बी कॉल्ड एज थिग्मोट्रोपिज्म, राइट। अब यहाँ पे बेटा फिर से बात आ जाती है एग्जाम्पल में, और इसका जो एग्जाम्पल है वो मोस्ट कंफ्यूजिंग है। हम ना एक और टाइप की मूवमेंट देखेंगे, जैसे अगर आपको याद हो स्टार्टिंग में मैंने कहा था ना कि हमारे पास दो टाइप की होती है, एक जो स्टिमुलस पे डिपेंडेंट है कि हाँ जिधर स्टिमुलस है उधर हमारी रिस्पॉन्स होगी, और एक जो है जिसपे स्टिमुलस का ऐसा फर्क नहीं पड़ता, स्टिमुलस कहीं से भी रिसीव हो वो रिस्पॉन्स पक्का शो करेगा, नॉन डायरेक्शनल वाला, राइट। अब इन दोनों में ना ये जो थिग्मो वाली चीज है ये कॉमन है, थिग्मोट्रोपिज्म यहाँ पर है और वहां पे भी थिग्मो वर्ड आएगा, और यहाँ बच्चे हो जाते हैं कंफ्यूज इन द एग्जाम्पल। तो बेटा जब ट्रोपिज्म की बात है, जब ट्रोपिज्म आ रहा है तो ट्रोपिज्म के टी से तुम टेंड्रिल याद रखो, ठीक है। ट्रोपिज्म के टी से आप याद रखेंगे मूवमेंट ऑफ टेंड्रिल। अब टेंड्रिल क्या होता है मैम? तो अगर आपने कभी भी ना किसी क्रीपर को देखा हो, क्रीपर से ज्यादा बेटर क्लाइंबर को देखा हो, जो चीजें ना किसी चीज का सपोर्ट लेके चलती हैं, कुछ पौधे होते हैं ना जिनकी बहुत पतली सी या फिर बहुत वीक स्टेम होती है जो अपने आप खड़े नहीं हो सकते, राइट। जैसे कि मटर का पौधा हो गया है ना, जैसे कि अपने पास यहाँ पे करेले का पौधा हो गया। तो ये देखो यहाँ पे डायग्राम भी दी हुई है, पिक्चर दी हुई है कि इनके पास ना कुछ एक्स्ट्रा सपोर्ट वाले स्ट्रक्चर्स होते हैं। मतलब कि अगर मैं यहाँ ड्रॉ करूं तो अगर यहाँ पत्ता है तो आपने देखा होगा कि वहां से ना कुछ ऐसा सा स्ट्रक्चर निकलता है। तो ये जो बेटा ऐसा सा स्ट्रक्चर है ना, इसी को हम टेंड्रिल कहते हैं इंग्लिश में। और ये जो टेंड्रिल होते हैं ना, ये ना टच को लेके बहुत सेंसिटिव है ना। मतलब कि अगर इन्हें कहीं से कोई टच मिला या फिर इन्हें कहीं सपोर्ट मिला, अब टच किसका मिलेगा? लेट्स से प्लांट यहाँ ग्रो कर रहा था और यहाँ पे दीवार है या कोई डंडी है, जैसे ही इसने उसको सेंस किया, जैसे ही ये उसके टच में आया, ये लिपट लेगा वहां एकदम से, उसके इर्द गिर्द ये कॉइल हो जाता है और प्लांट को एक्स्ट्रा सपोर्ट मिल जाता है, एंड अल्टीमेटली जो प्लांट्स हैं वो इजीली ऊपर की तरफ ग्रो करने लग जाते हैं, ठीक है। तो ये जो टेंड्रिल्स हैं, ये टेंड्रिल बेटा जब ग्रो करते हैं अपने सपोर्ट की तरफ, तो यहाँ पे होता है पॉजिटिव ट्रोपिज्म। सो ये कहाँ करेगा? टुवर्ड्स द सपोर्ट, और ये जो सपोर्ट है यहाँ पे काम कर रहा है बेटा स्टिमुलस का, ठीक है। ये कर रहा है काम स्टिमुलस का, जिसने उसका रिस्पॉन्स अपनी तरफ ट्रिगर किया। और ना कई बार बच्चे यहाँ पूछते हैं कि मैम टेंड्रिल के टाइप्स क्या है, किसी किसी के एग्जाम में भी ये चीजें पूछी जाती हैं। तो बेटा हमारे पास दो तरीके की टेंड्रिल होती है, हमारे पास है लीफ टेंड्रिल और हमारे पास है स्टेम टेंड्रिल। जैसे यहाँ मैंने बनाया तो ये लीफ के बेस से निकला है ना, तो ये हो जाएगा बेटा लीफ टेंड्रिल। और वहीं पे यूजुअली जब स्टेम से डायरेक्टली निकलते जाता है तो उसे हम स्टेम टेंड्रिल कहते हैं, ठीक है। सो दिस इज समथिंग दैट इज एक्चुअली हैपनिंग हियर, ठीक है। ये हो गई जी अपने थिग्मोट्रोपिज्म की बात। और जब ऑब्वियसली सपोर्ट के ऑपोजिट डायरेक्शन में, कुछ प्लांट्स को ना सपोर्ट नहीं चाहिए होता, अगर वो उधर जा रहे हैं और उनके पास टेंड्रिल नहीं है ना, तो वो आगे बढ़ना रुक जाएंगे, वो आगे बढ़ेंगे ही नहीं, राइट। कि कहीं दीवार आ गई और वो उसकी आगे ग्रोथ नहीं होगी। और कोई प्लांट अगर ऐसा कर रहा है तो नेगेटिव थिग्मोट्रोपिज्म शो कर रहा है, ठीक है। तो ये जी बात हो गई अपने ट्रोपिज्म की, जिसमें हमने अलग अलग टाइप्स जो हैं अब तक देख लिए। क्या क्या टाइप्स देखे? हमने बात करी पहले फोटोट्रोपिज्म की, जहां पे हमने सनलाइट के डायरेक्शन में मूवमेंट देखी अपने प्लांट की, स्पेसिफिकली स्टेम की। देन हमने बात करी अपने जियोट्रोपिज्म की, जहां पे हमने ग्रेविटी की बात की कि हाँ जो प्लांट्स हैं वो ग्रेविटी की तरफ मूव कर रहे हैं। तीसरे नंबर पे हमने बात करी केमिकल्स की, जिसमें हमने कीमोट्रोपिज्म पढ़ा। कीमोट्रोपिज्म में हमने पॉलन ट्यूब की जो ग्रोथ है बेटा वो देखी। इसके बाद हम आए पानी पे। पानी में हमने हाइड्रोट्रोपिज्म देखा कि हाइड्रोट्रोपिज्म में जो प्लांट्स हैं वो वाटर की डायरेक्शन में मूव करेंगे, स्पेसिफिकली रूट्स जो है वो उस तरफ मूव करेगा। एंड लास्टली हमने बात करी अपने थिग्मोट्रोपिज्म की, और थिग्मोट्रोपिज्म में हमने क्या देखा? हमने देखा कि जो प्लांट्स हैं वो टच के बेसिस पे रिस्पॉन्ड करते हैं, एंड जिधर से उनको सपोर्ट मिल रहा है, जिधर से उनको स्टिमुलस मिल रहा है, उस तरफ वो अपना ग्रोथ शो करेंगे। और इसमें एग्जाम्पल के तौर पे हमने टेंड्रिल्स की बात करी।
ठीक है, तो यहां तक हमने इतनी बात करी है प्लांट के उन मूवमेंट्स की जो कि स्टिमुलस के डायरेक्शन पे डिपेंडेंट है, राइट। ये डायरेक्शनल मूवमेंट शो कर रहे हैं, स्टिमुलस की डायरेक्शन में रिस्पॉन्स शो कर रहे हैं। इसके अलावा हमारे पास एक और मूवमेंट है जिसको बेटा हम कहते हैं नास्टीज, या फिर इसी को हम कहते हैं नास्टिक मूवमेंट। ठीक है, नास्टिक मूवमेंट जिसके अंदर प्लांट्स जो हैं वो ऑब्वियसली मूव तो कर रहे हैं, लेकिन स्टिमुलस किस तरफ से आ रहा है, स्टिमुलस किस तरफ से आ रहा है वो ये डिटरमाइन नहीं करता कि प्लांट ने जो रिस्पॉन्स देना है वो किस तरफ होगा। ठीक है, वो किस तरफ होगा। तो यहाँ पे जब हम बात कर रहे हैं इस नास्टिक मूवमेंट की, तो इसको हम नॉन डायरेक्शनल मूवमेंट भी कहेंगे, और इसके भी दो टाइप्स हो जाते हैं। ठीक है, ये नाम देखो कॉमन है, मैं कह रही थी ना थोड़ी देर पहले कि नाम से कंफ्यूज नहीं होना। इसके पीछे नास्टी है, नास्टी से आप नॉट याद रखिए, N फॉर नास्टी, N फॉर नॉट, मतलब कि यहाँ पे स्टिमुलस की डायरेक्शन जो है इट इज नॉट गोइंग टू गवर्न द डायरेक्शन ऑफ रिस्पॉन्स। यहाँ पे कॉमन क्या है, फोटो और थिग्मो। फोटो से अगेन लाइट और थिग्मो से टच। फिर बोलोगे कि मैम स्टिमुलस तो यहाँ भी आ गया, लाइट और टच तो यहाँ पे भी आ गया, तो ये अलग कैसे है। तो बेटा अगर हम इनके एग्जाम्पल्स की बात करें, फोटो से तो आपको लाइट पता ही है, राइट, बट अगर हम इसके एग्जाम्पल की बात करें ना, उसमें ऐसा होता है। एक पहले एग्जाम्पल लेते हैं, एग्जाम्पल से समझ आ जाएगा। इसमें है ब्लूमिंग ऑफ डैंडिलियन फ्लावर, डैंडिलियन फ्लावर इन डे टाइम। ठीक है, अब ना ये एक डैंडिलियन नाम का एक पौधा होता है जिसपे फूल आते हैं, और इसके जो फूल हैं वो सिर्फ और सिर्फ सूरज के आने पे ही खिलते हैं। अगर आपने कभी हिबिस्कस देखा हो, जो गुड़हल का फूल होता है ना, वो सुबह सुबह बेटा खिलता है जब सूरज आता है, और शाम को जब सूरज चला जाता है ना वो वापस से बंद हो जाता है। ठीक है, तो कुछ ऐसे हमारे पास पौधे हैं जो सिर्फ और सिर्फ सनलाइट की प्रेजेंस में अपनी मूवमेंट शो कर रहे हैं। अपने फ्लावर्स को तो वो खोलेंगे ही नहीं जब तक सूरज नहीं आ जाता, है ना। तो जो प्लांट्स सूरज की प्रेजेंस में ये काम कर रहे हैं, राइट। अब ऐसा नहीं है कि सूरज इधर से आ रहा है तो ये उधर मुड़ के खोलेंगे, राइट। बस सूरज आना चाहिए, इनका जो रिस्पॉन्स है वो अपने आप आ जाएगा, और रिस्पॉन्स क्या रहेगा, ओपनिंग ऑफ द फ्लावर। ठीक है जी, तो जब तक सन है तब तक वो ओपन रहेंगे, जैसे ही सूरज ज्यादा चले गए ये फ्लावर अपने आप बंद हो जाएगा। ठीक है, तो जब स्टिमुलस है तो इनका रिस्पॉन्स है, जब स्टिमुलस चला गया तो इनका रिस्पॉन्स भी चला जाएगा। यहाँ पे ऐसा बिल्कुल नहीं है कि इधर से सन आ रहा है तो इधर जाएगा, जैसे हमने स्टेम के केस में देखा था कि जिधर बेटा सन है उसी तरफ प्लांट की मूवमेंट जो है वो होती है। और वहीं पे अगर हम दूसरी बात करें अपने थिग्मोनास्टी की, मैंने कहा था ना कि यहाँ कंफ्यूजन होती है एग्जाम्पल याद रखने में। क्यों? क्योंकि बहुत बच्चे थिग्मो से कंफ्यूज होके थिग्मोट्रोपिज्म में टच मी नॉट का एग्जाम्पल लिख देते हैं, लेकिन जो टच मी नॉट का एग्जाम्पल है, राइट, क्लोजिंग ऑफ लीव्स ऑफ टच मी नॉट प्लांट, जो अपना छुई मुई का पौधा है उसके जो लीव्स टच करते ही बंद हो जाते हैं बेटा, वो थिग्मोनास्टी है। मतलब कि कह दो कि ये अपना छुई मुई का पौधा है जिसपे बहुत सारे पत्ते हैं। तो ऐसा बिल्कुल नहीं है कि तुमने नीचे से टच किया तो सिर्फ ये पत्ते बंद होंगे, तुमने ऊपर से टच किया तो सिर्फ ये पत्ते बंद होंगे। जे तुमने इसको टच किया, जैसे ही ये पोर्शन हिला, सारे के सारे पत्ते जो हैं वो अपने आप बंद हो जाएंगे। कुछ टाइम बाद जब इनको लगता है कि हाँ मैं अब सेफ हूं, यहाँ कोई टच वाली चीज नहीं है, वो अपने आप ओपन हो जाएंगे। ठीक है, तो इसका जो रिस्पॉन्स है वो स्टिमुलस की डायरेक्शन पे तो कतई डिपेंड नहीं करता, इसीलिए ये थिग्मोनास्टी में आता है। ठीक है, तो नास्टिक मूवमेंट्स में बस बेटा इतना ही था। आपको क्या इसमें याद रखने की जरूरत है, वो ये है कि जो नास्टिक मूवमेंट्स होते हैं वो बिल्कुल भी स्टिमुलस की डायरेक्शन पे डिपेंड नहीं करते हैं, राइट। ये मेन डिफरेंस है बिटवीन द नास्टिक मूवमेंट्स एंड ट्रोपिक मूवमेंट्स, कि ट्रोपिक में स्टिमुलस की डायरेक्शन से रिस्पॉन्स गवर्न होता है और नास्टिक में नहीं होता, नास्टिक नहीं। ठीक है, तो इतना याद कर लीजिए, एंड आई होप दैट यहां तक सबको चीजें क्लियर हो गई होंगी, और यहां तक प्लांट मूवमेंट जो है वो हमारा कंप्लीट हो गया। ये प्लांट में मूवमेंट्स कैसी हो रही है। अब जो दूसरी चीज हमारी रहती है वो रहती है बेटा अबाउट द
प्लांट हॉर्मोन्स, राइट? हॉर्मोन्स जानना भी तो इम्पॉर्टेंट है। तो जब हम हॉर्मोन्स की बात करते हैं, जब हम बात करते हैं कि हाँ, प्लांट्स में जो हॉर्मोन्स हैं वो कैसे हैं और क्या क्या कर रहे हैं, तो हमारे पास एक प्लांट में 4 मेन टाइप के हॉर्मोन्स होते हैं, राइट? 4 मेन होते हैं जो आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग है, इसके अलावा भी और होते हैं, नो डाउट और होते हैं, जिसमें से अगर मैं बताऊं एक आप याद कर सकें तो बहुत बढ़िया होगा, दैट इज इथाइलिन। ठीक है, तो 5 हो गए टोटल, इसमें से ऑक्सिन, जिब्रेलिन, साइटोकाइनिन, एब्सिसिक एसिड एंड इथाइलिन, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इथाइलिन का मैं फंक्शन यहीं पे बता देती हूँ, ये बेटा हेल्प करते हैं फ्रूट राइपनिंग में, मतलब जो अपने फ्रूट्स होते हैं ना, जो फल होते हैं वो जो पकते हैं, वो जो राइप होते हैं, तो फ्रूट राइपनिंग किसकी वजह से हो रही है? इट इज बिकॉज ऑफ दिस इथाइलिन। जब एक फ्रूट पक रहा है तो उसके आसपास अगर और कच्चे फ्रूट्स आप रख देंगे ना, तो उसमें काफी ज्यादा इथाइलिन है पके हुए फ्रूट में, तो जितना भी इथाइलिन रिलीज करेगा उसकी मदद से जो बाकी वाले फ्रूट्स हैं वो भी पकना शुरू कर देंगे, क्योंकि वहां पे भी इथाइलिन आने लग जाएगा। ठीक है, तो सीड इज काइंड ऑफ मैजिक थिंग जो प्लांट में है, और वो हमारे कच्चे कच्चे फ्रूट्स को पकाने में हेल्प कर रही है, और यमी यमी फ्रूट्स हमको खाने को मिल रहे हैं, राइट? तो ये हो गई बेटा अपने इथाइलिन की बात। अब एक एक करके ना इन चारों को भी डिटेल में देख लेते हैं। तो डिटेल में स्टडी करेंगे स्टार्टिंग विद द ऑक्सिन्स। अब जो ऑक्सिन्स है ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जब भी बेटा अपने स्टेम ग्रोथ की बात आएगी, स्टेम फॉर्मेशन की बात आएगी, तो ऑक्सिन पक्का लिखे जाएंगे, ऑक्सिन को याद किया जाएगा। वो कहते नहीं है कि जब जब ये चीज होगी तब तब ये चीज होगी, राइट? वो मैं भूल गई कि क्या क्या होगा, लेकिन आप बस समझ जाओ कि हम क्या कहना चाह रही हैं। तो वैसे ही जब जब स्टेम ग्रोथ की बात होगी, वैसे ही ऑक्सिन्स तो चर्चा में आएगा ही आएगा। तो क्या बोल सकते हैं, इसका काम है बेटा सेल एनलार्जमेंट का, ठीक है, सेल्स को बड़ा करने में ये हेल्प करता है, एंड थोड़ा बहुत इसका काम सेल डिवीजन का भी होता है, सेल को डिवाइड करने में भी ये हेल्प करता है। एंड क्योंकि ये सेल एनलार्जमेंट में है, तो बेटा ये स्टेम ग्रोथ जो है उसको प्रमोट करता है, इट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर स्टेम ग्रोथ। ठीक है, अब स्टेम तो भाई बढ़ गए, अब हमें ये भी पता है कि जो स्टेम होता है फोटोट्रोफिक, राइट? तो ये प्लांट की काफी हद तक जो ट्रोपिक मूवमेंट्स हैं उनको भी कंट्रोल करता है, और ट्रोपिक मूवमेंट्स में भी जो अपने पास फोटोट्रोपिज्म है, ठीक है, फोटोट्रोपिज्म जो है उसको काफी हद तक गवर्न करता है, और इसी फोटोट्रोपिज्म की वजह से जो प्लांट है आपको दिखते हैं कि वो झुके हुए हैं, तो बेंडिंग ऑफ जो स्टेम होता है कि हाँ ये स्टेम झुका क्यों है, वो इसी ऑक्सिन की वजह से है, और उसका थोड़ा सा जो डिटेल है कि क्यों बेंडिंग हो रही है वो समझते हैं यहाँ पे। तो देखो ये ऑलरेडी हमने पिक्चर लगा रखी है, तो पिक्चर देखो, जनरली ये जो ऑक्सिन्स है ये ना ग्रोइंग टिप्स वगैरह में प्रेजेंट है, ठीक है, जहां से सेल्स ग्रो कर रहे हैं, राइट? तो ऑक्सिन्स वहां प्रेजेंट है। अब क्या हुआ, अब ये हुआ कि जब सूरज दादा आए, ठीक है, जब सूरज दादा आए तो ये ऑक्सिन जो पहले एक तरफ था ये चला जाएगा उस तरफ जहां पे सनलाइट प्लांट को रिसीव नहीं हो रही है। मतलब कि देखो यहां तो इस वाले पार्ट में सनलाइट डायरेक्टली लग रही है, राइट? बट ज्यादातर जो ऑक्सिन्स है वो भाग भाग के पीछे की तरफ जाने लगेंगे, और यहाँ पे ऑक्सिन्स आ गए। अब जिधर ऑक्सिन है वहां क्या होगा, वहां होगा सेल डिवीजन। तो जब ऑक्सिन्स बेटा यहाँ पे सारे के सारे जमा हो गए तो यहाँ पे काफी ज्यादा सेल डिवीजन होगी, सेल एनलार्जमेंट होगी, तो ये जो एरिया है वो बढ़ना शुरू कर देगा साइज में, और इस तरफ की जो ग्रोथ है वो कम होगी एज कंपेयर टू जो दूसरे साइड वाली ग्रोथ है। एंड अल्टीमेटली जब एक तरफ ग्रोथ होगी एक तरफ नहीं होगी तो प्लांट झुक ही जाएगा ना, इसी वजह से हमें बेंडिंग ऑफ स्टेम जो है वो देखने को मिलती है। तो अगर इस पूरे फेनोमेनन को लिखना हो कि क्या हो रहा है, तो व्हाट यू कैन राइट इज व्हेन देयर इज सनलाइट
the auxin starts to get accumulated और या फिर starts to shift towards the region that is not receiving direct sunlight, and because of the presence of auxins the growth or the division of cells starts, and ultimately the plant increases in that particular region. Ultimately it shows bending of stem, राइट. सो दिस इज समथिंग जो यहाँ पे बेटा हो रही है, एंड आई होप दैट आप सबको समझ आ गया होगा कि बेंडिंग ऑफ स्टेम क्यों हो रही है, और ये भी किसकी वजह से हो रही है, अपने ऑक्सिन्स की वजह से हो रही है. इसके अलावा ये काफी ज्यादा जो अपने फ्रूट्स हैं उसके ग्रोथ में भी हेल्प करते हैं, राइट, ग्रोथ ऑफ फ्रूट्स, क्योंकि डिवीजन में ये थोड़े बहुत इंक्लूडेड हैं. ठीक है, तो ये जो थी बात ये हो गई अपने ऑक्सिन्स की बात. अब हम चलने वाले हैं आगे और देखने वाले हैं कि जो दूसरे अपने हार्मोन्स है वो क्या करने वाले हैं. तो जब हम दूसरे हार्मोन्स की बात करते हैं तो दूसरे नंबर पे आ रहा है अपने पास जिब्रेलिन. जिब्रेलिन नाम ही है जिब्रेलिन, राइट. तो ऐसा इसलिए बोल रही हूँ क्योंकि जो जिब्रेलिन्स होते हैं ना ये प्लांट को लंबा करने में हेल्प करते हैं. अगर आप ये दो प्लांट लें और इन दोनों को कंपेयर करें तो यहाँ साफ साफ दिख रहा है कि भाई ये वाला तो सरसों का पौधा इतना लंबा हो गया और ये तो छोटू सा ही रह गया. तो ये जो लंबा है, ये जो लंबा है, इट इज ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ ये जो अपने जिब्रेलिन्स हैं उनकी वजह से है. ठीक है, तो इस जिब्रेलिन की वजह से ये जो सेल है ये इलोंगेट होते हैं एंड अल्टीमेटली स्टेम जो है वो इलोंगेट हो जाता है. तो इसके अगर हम फंक्शन की बात करें तो इसका मेन फंक्शन है सेल इलोंगेशन का. ठीक है, और सेल इलोंगेट हुआ तो अल्टीमेटली हमें लॉन्ग स्टेम देखने को मिलेगी, राइट. थोड़ा सा ज्यादा वो हो गया. तो हम कह सकते हैं इसके रिजल्ट की वजह से लॉन्ग स्टेम देखने को मिलेगी. अब इसके अलावा जो फंक्शन ऑक्सिन कर रहा था, क्या कर रहा था, वो कर रहा था सेल एनलार्जमेंट. ठीक है, क्या कर रहा था, सेल एनलार्जमेंट एंड सेल डिवीजन. तो ये भी वो करता है लेकिन इसकी कंडीशन ये है कि यहाँ पे इनका काम देखने के लिए जो अपना ऑक्सिन है वो प्रेजेंट होना चाहिए कि भैया हमें थोड़ा डर लगता है ये काम करने में, अकेले तुम साथ रह लो तो मेरा मोराल बूस्ट हो जाता है. तो जब ऑक्सिन है यहाँ पे तब ये भी ये वाला काम करता है. ठीक है, तो ये हो गई जी जिब्रेलिन की बात. इसके अलावा ये भी ग्रोथ ऑफ फ्रूट में हेल्प करता है. ठीक है, फ्रूट्स जो हैं उनकी ग्रोथ में ये हेल्प करेगा. इसके अलावा अगर एक और इसके मेन फंक्शन की बात करें जो ये कर रहा है, जो ऑक्सिन नहीं कर रहा है, वो ये है कि ये हेल्प करता है सीड डॉर्मेंसी को ब्रेक करने में. ब्रेकिंग ऑफ सीड एंड बड डॉर्मेंसी. अब बोलोगे मैम ये डॉर्मेंसी कहाँ से आ गया, ये क्या होता है. तो बेटा डॉर्मेंसी एक ना काइंड ऑफ हाइबरनेटिंग वाला स्टेज होती है. जैसे सर्दियों में पोलर बियर हाइबरनेशन में चले जाते हैं ना कि भाई हम तो हाइबरनेट होके रहेंगे, हमको बाहर से कोई फर्क नहीं पड़ता. सेम वे सीड्स जो होते हैं जब बाहर की कंडीशन उनके अकॉर्डिंग नहीं है तो वो डॉर्मेंट स्टेज में चले जाते हैं जिसे हम डॉर्मेंसी कहते हैं. और जब एक सीड डॉर्मेंसी में है तो वो जर्मिनेट नहीं करेगा, राइट, वो जर्मिनेट नहीं करेगा, मतलब कि उस सीड में से नया पौधा नहीं आएगा. लेकिन जब जिब्रेलिन आएंगे, जिब्रेलिन जो है वो सीड को बोलेगा कि भाई तुम जर्मिनेट करो. तो ब्रेकिंग ऑफ डॉर्मेंसी का मतलब है कि वो जो सीड सो रहा था उसको जगाएगा एंड अल्टीमेटली जर्मिनेशन होगी जब अपना जिब्रेलिन होगा. तो ब्रेकिंग ऑफ सीड डॉर्मेंसी, दिस इज इंपॉर्टेंट फंक्शन ऑफ जिब्रेलिन, राइट. और यही जो डॉर्मेंसी वाला फंक्शन है ये एक और हार्मोन हमारा परफॉर्म कर रहा है जिसे हम साइटोकाइनिन कहते हैं. ठीक है, तो ये तो इसका एक फंक्शन है. उससे पहले ना साइटोकाइनिन का वर्ड देखो और मतलब समझो. साइटोकाइनिन जो साइटो वर्ड है, जो साइटो वर्ड है, साइटो से मतलब है बेटा सेल और काइनिन का मतलब है डिवीजन. डिवीजन, काइनिन वर्ड जो है वो काइनेसिस वर्ड से आया है और काइनेसिस का मतलब होता है डिवीजन. तो यहाँ पे सेल डिवीजन, तो साइटोकाइनिन का जो मेन फंक्शन है, पक्का पक्का इसको ये करना ही है, इसकी वजह से ही वो हो रही है, वो है सेल डिवीजन.
क्या है, सेल डिवीजन। इसके अलावा हमने इसका एक फंक्शन क्या देखा था, ब्रेकिंग ऑफ सीड डोरमेंसी, सीड एंड बड डोरमेंसी। अब बोलोगे कि मैम आपने सीड तो बता दिया, बड क्या होता है? तो बड क्या होता है बेटा, कली होती है। अब ऐसा तो नहीं है ना कि फूल में कली आई और खिल गई, कली टाइम लेती है खिलने में, राइट। अब अगर वो कली खिल ही नहीं रही तो मतलब कि वो डोरमेंट स्टेज में है, और जब कली खिलना शुरू करती है मतलब उसकी डोरमेंसी ब्रेक हो चुकी है। तो वहां काम या तो साइटोकाइनिन ने किया है या जिबरेलिन ने किया है, जिस वजह से ये चीज हुई है, और अल्टीमेटली हमें सुंदर सुंदर फूल पौधों पे देखने को मिल जाते हैं। ठीक है, तो ये तो बात होगी जी साइटोकाइनिन की। अब इसके अलावा भी कुछ काम जो है वो साइटोकाइनिन कर रहा है, जिसमें से एक काम बेटा आ जाता है ओपनिंग ऑफ स्टोमेटा। जो स्टोमेटा है उसको खोलने में भी ये जो है हेल्प करता है। देन अगर हम थोड़ा और आगे चलें तो आगे चलने पे हमें देखने को मिलेगा कि जो ये साइटोकाइनिन है, दिस इज डूइंग द वर्क। अब और ये काम कर रहा है, क्या काम कर रहा है? वो काम है इसका डिले इन एजिंग ऑफ लीव्स। मतलब ये ना पौधे को बूढ़ा नहीं होने देता, ये प्लांट्स को बूढ़ा नहीं होने देता जल्दी से। ठीक है, तो प्लांट्स या लीव्स जो हैं अगर वो जल्दी से पीले नहीं हो रहे हैं, जल्दी से गिर नहीं रहे हैं, इट इज बिकॉज ऑफ दिस साइटोकाइनिन ओनली। एंड इसके अलावा एक और चीज जो आप साइटोकाइनिन के लिए याद रख सकते हैं वो ये है कि अगर साइटोकाइनिन और ऑक्सिन का रेशियो, जो अपना साइटोकाइनिन और ऑक्सिन है, अगर वो प्रॉपर रेशियो में है तो प्लांट में शूट एंड रूट फॉर्मेशन होगी। ऑक्सिन तो शूट के लिए कर रहा था स्टेम फॉर्मेशन में, राइट। और अगर इनफ अमाउंट ऑफ साइटोकाइनिन है और साइटोकाइनिन और ऑक्सिन का रेशियो सही है तो शूट और रूट फॉर्मेशन होती है। तो यहाँ पे लिख सकते हैं प्रॉपर रेशियो ऑफ साइटोकाइनिन एंड auxin initiates shoot and root formation। ठीक है, रूट एंड शूट फॉर्मेशन को ये इनिशिएट करेगा एंड अल्टीमेटली हमें एक पौधा देखने को मिल जाएगा। ठीक है, तो ये बात हो गई बेटा अपने साइटोकाइनिन की, और ये बहुत अच्छे काम कर रहा है प्लांट के लिए। और इसके अलावा हमारे पास एक और है एब्सिसिक एसिड, जो साइटोकाइनिन का ना ऑलमोस्ट उल्टा काम करता है। ठीक है, जो वो है वो इसका एकदम एंटागोनिस्ट काम करता है। साइटोकाइनिन बेचारा पौधे की उम्र बढ़ा रहा था, ये एब्सिसिक एसिड प्लांट की एजिंग जो है वो बढ़ा देता है कि भाई नहीं, तुमने जल्दी से बुढ़ा होना है, तुमने बहुत साल नहीं जीना है। ठीक है, तो एक एक करके इसके पार्ट्स देखते हैं, मतलब इसके पॉइंट्स देखते हैं कि ये एब्सिसिक एसिड क्या क्या कर रहा है। तो सबसे पहले अगर हम बात करें कि ये क्या है, तो बेटा ये ग्रोथ इनहिबिटर है। मतलब ये प्लांट को ग्रो करने ही नहीं देगा कि भैया तुम मत ग्रो हो, तुम आराम से मजे करो, तुम बस इतना जी लिए, बहुत जी लिए। ठीक है, इसके अलावा हम अगर बात करें तो ये जो दूसरा काम कर रहा है वो क्या कर रहा है, जो साइटोकाइनिन स्टोमेटा खोल रहा था ना, तो ये उसको बंद करता है। तो ये क्लोजिंग ऑफ स्टोमेटा में हेल्प करता है, जो ही इंपॉर्टेंट काम है। स्टोमेटा बंद भी होना चाहिए वरना प्लांट सारा पानी लूज कर देंगे। इसके अलावा अगर हम बोले तो ये क्या करता है, ये लाता है बेटा प्लांट में सेनेसेंस, ब्रिंग्स सेनेसेंस। और सेनेसेंस क्या होता है, ओल्ड एज। ठीक है, प्लांट्स में बुढ़ापा जो है ये लेकर आता है। इसके अलावा ठीक है, ये क्या करता है, प्लांट्स में जो पत्ते होते हैं ना उनको जल्दी से बुढ़ा करके प्लांट से गिराने में हेल्प करता है। तो कॉजेज विल्टिंग एंड एजिंग ऑफ लीव्स। जैसे मैंने बताया था ना कि साइटोकाइनिन का उल्टा काम कर रहा है, तो देखो यहाँ पे इसने कर दिया जी उल्टा काम कि तुम जो है गिर लो, बस हो गया तुम्हारा। ठीक है, इतना हो गया। इसके अलावा जिब्रेलिन और साइटोकाइनिन में हमने एक पॉइंट पढ़ा था कि वो जो है वो सीड और बड की डोरमेंसी को ब्रेक कर रहे हैं कि हाँ बेटा तुम खिलो,
है ना? तुम खिलोगे, जब बड खिलेगा तो फूल देखने को मिलेंगे, जब सीड जर्मिनेट करेगा तो प्लांट देखने को मिलेंगे। लेकिन ये जो एब्सिसिक एसिड है, ये उस सीड को डॉर्मेंट स्टेज में रहने के लिए मजबूर करता है कि भाई तुम रहो डॉर्मेंसी में, ठीक है? मतलब कि दिस इज समथिंग दैट प्रमोट्स सीड डॉर्मेंसी, ठीक है? और ये सीड डॉर्मेंसी को प्रमोट करेगा कि हाँ तुम अभी भी बंद ही रहो, तुम जर्मिनेट मत करो। अब देखो, इसकी ना बुराई नहीं करेंगे, क्योंकि इसका अपना खुद का एक रोल है और ये भी प्लांट के लिए इंपॉर्टेंट है। क्योंकि अगर मान लो पौधा जो है उसने सीड बनाया और सीड जो है वो जर्मिनेट कर गया, लेकिन जो बाहर की कंडीशन है वो उसके लिए सही नहीं है। जैसे हमें पता है कि जो राइस है, जो हम चावल का पौधा लगाते हैं, तो जो हम पैडी लगाते हैं बेसिकली, तो पैडी जो है उसके लिए बेटा ये रेनी सीजन अच्छा होता है ना? बट अगर सीड में डोरमेंसी का फीचर नहीं होगा, या फिर कह लो कि सीड में एब्सिसिक एसिड नहीं है, तो वो सीड तो कभी भी जर्मिनेट कर जाएगा। वो अपने दिसंबर के टाइम पे भी जर्मिनेट हो सकता है, वो कभी भी जर्मिनेट हो सकता है। तो हमको ऐसा नहीं करना ना। प्लांट के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है ये देखना कि बाहर का जो मेरा सराउंडिंग है, क्या वो मेरे जर्मिनेशन के लिए सही है। अगर सही है वो तभी जर्मिनेट करेगा अल्टीमेटली, फिर उससे उसी की ग्रोथ अच्छी होगी, है ना? तो उन सब चीजों को इंश्योर करने के लिए हमारे पास अलग अलग हार्मोन्स हैं, और हर एक हार्मोन का अपना खुद का एक बेनिफिट है। तो हम किसी की बुराई नहीं करेंगे, ठीक है? सॉरी एब्सिसिक एसिड आपके लिए अगर हमने कुछ कहा हो, लेकिन थोड़ा सा तो चलता है, राइट? सो ये हो गई जी बेटा अपने सारे हार्मोन्स की बात। वी स्टार्टेड विद द ऑक्सिन्स, देन हमने जिब्रेलिन की बात करी, देन हमने साइटोकाइनिन की बात करी, और हमने एब्सिसिक एसिड की बात करी, एंड हमने एक और बोनस वाला अपना हार्मोन देखा था, दैट वाज इथाइलिन, जो फ्रूट्स को पकने में हेल्प कर रहा है। तो ये है बेटा आज का अपना पूरा सेशन। हमने स्टार्ट किया प्लांट मूवमेंट्स के साथ, देन हमने देखा कि प्लांट में जो मूवमेंट्स है वो स्टिमुलस के डायरेक्शन में भी हो सकती है, या फिर वो स्टिमुलस के डायरेक्शन पे डिपेंड नहीं भी होती है, एंड लास्टली हमने प्लांट हार्मोन्स देखा। आई होप दैट आपको ये सारी चीजें क्लियर हो गई हैं, और अगर क्लियर हो गई हैं तो आपको पता है कि आपको ये सारे नोट्स मिल जाएंगे हमारे स्कॉर प्लस के ऐप से, जो कि आपको मिल जाएगा गूगल प्ले स्टोर पे। सो यू कैन सिंपली डाउनलोड दैट, यू कैन गेट द बेनिफिट ऑफ ऑल दीज थिंग्स। इसके अलावा आप हमारा टेलीग्राम जो है चैनल वो फॉलो कर सकते हैं। सिंपली सर्च करिए स्कॉर प्लस फाउंडेशन एंड यू विल गेट दैट। अदरवाइज अगर नहीं मिल रहा तो इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको हमारे टेलीग्राम का लिंक भी मिल जाएगा। फॉलो अस सो दैट आपको सारी की सारी चीजें जो है वो मिल जाए, राइट? तब तक के लिए आपको क्या करना है, आपको अपना ख्याल रखना है, पढ़ते रहना है, लिखते रहना है, एंड हम मिलेंगे फिर से। सो बाय बाय, स्टे हैप्पी, हेल्दी एंड सेफ।